Hello everyone. Welcome again to live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's the Hindu news analysis. Today is 31st October 2023. So now we come to the news. SC puts Maharashtra speaker on deadline over defection, please. So as I discussed with you earlier, there is a controversy regarding the deadline to decide the petty in the plea in the anti-defection cases. नाउ सो बेसिकली क्या है कि इसको थोड़ा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं इसकी, तो समझते हैं इसको। महाराष्ट्र में जो प्रेजेंट शिंदे गवर्नमेंट है उसके खिलाफ शिवसेना शिवसेना के अब दो फ्रैक्शन है, एक उद्धव ठाकरे फ्रैक्शन और एक शिवसेना जो है ये है हमारे शिंदे फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले शिवसेना एक ही हुआ करती थी और इस शिवसेना के बाद में शिंदे फ्रैक्शन के कुछ लोग इसको इससे अलग हो गए थे और वो जो है फिर उन्होंने केस किया इलेक्शन कमीशन में कि दैट मिस्टर शिंदे इज द रियल ऑनर और वी कैन से द मेन लीडर ऑफ शिवसेना फैक्शन। सो इलेक्शन कमीशन ने मिस्टर शिंदे को ही रियल लीडर माना इसका शिवसेना का। तो अब यहाँ पर एक दूसरी शिवसेना है जो कि उद्धव ठाकरे की है। इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन फाइल की है। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन है ये कैसे फाइल की हुई है, अब इसमें देख समझते हैं। तो बेसिकली ये पिटीशन जो है डिसाइड की जाती है किसके द्वारा, स्पीकर ऑफ द हाउस। लेकिन स्पीकर ऑफ हाउस इस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उनको कहा और नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड द फाइनल डेट टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की है कैंप इन शिवसेना डिस्प्यूट बाय दिसंबर 31st 2023। तो जो सेना वर्सेस सेना का डिस्प्यूट है उनको वो 31 दिसंबर तक डिसाइड करना है। और जो एनसीपी के अजीत पवार फ्रैक्शन है उसमें भी, क्योंकि ये एनसीपी भी इस प्रकार स्प्लिट हुआ, तो एनसीपी के जो मेन लीडर हैं वो हैं शरद पवार जी, लेकिन उनके ही एक दूसरे लीडर हैं मिस्टर अजीत पवार, ये उनके नेफ्यू भी हैं। इन्होंने भी उसके कुछ लीडर्स को तोड़ा और फिर इन्होंने शिंदे गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। ठीक है, तो एक प्ली इनके अगेंस्ट भी डिस्क्वालिफिकेशन की है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप इसको 31 जनवरी 2024 तक डिसाइड करो। ठीक है, नाउ तो ये ऑनरेबल कोर्ट ने इनको गाइडलाइन दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऑनरेबल कोर्ट का जो स्पीकर है, स्पीकर इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, क्योंकि ये उस हाउस का चेयरपर्सन होता है, तो क्या इन पर ज्यूरिसडिक्शन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे तो हमारे देश में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है जो कि आर्टिकल 50 में दिया गया है, 50 में दिया गया है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें कहा है कि जब एक स्पीकर किसी पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करता है, किसको डिसाइड करता है? डिस्क्वालिफिकेशन को, तो वो एज ए ट्राइब्यूनल काम करता है। ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल क्या है? एक एडजुडिकेटरी बॉडी है और सभी एडजुडिकेटरी बॉडी के ऊपर होते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार से जब एक स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन को डिसाइड करते हैं तो वो एक ट्राइब्यूनल बन जाते हैं और वी कैन से दैट इन द सेंस एक कोर्ट बन जाते हैं। तो जब वो कोर्ट बनेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction के अंदर फाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट विल हैव द jurisdictions on that speaker in the given situation or because of this legal point. Now we come to next news. ईडी समन्स केजरीवाल फॉर क्वेश्चनिंग इन एक्साइज केस। ठीक है, तो ईडी ने जो है केजरीवाल को समन किया है कि वो जो एक्साइज पॉलिसी थी उसके बारे में उनको समन किया गया है।
अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बेसिकली दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में ऐसे एलिगेशन है किस पर, मनीष सिसोदिया जी पर और संजय सिंह जी, जो मेंबर ऑफ इसके राज्यसभा के मेंबर भी हैं। अब ये और एक तीसरे और थे, सत्येंद्र जैन। तो यहाँ पर जो मेनली ये हैं हमारे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी, ये दोनों अभी जेल में हैं और अभी ईडी ने केजरीवाल को समन किया है। ठीक है। अब एलिगेशन क्या है इन पर? एलिगेशन ये है कि इन लोगों ने उसमें करप्शन किया। ठीक है। अब वेदर करप्शन किया है या नहीं किया है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। हमारा कंसर्न यहाँ पर यही है। एक यहाँ पर लीगल पॉइंट ये है कि कोर्ट ने कहा है कि if the benefit of this corruption has also gone to the आम आदमी पार्टी। ठीक है। तो आम आदमी पार्टी को भी क्या बनाया जाना चाहिए? एक पार्टी बनाया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन लीगल पॉइंट ये है, क्या आम आदमी पार्टी या एक पॉलिटिकल पार्टी एक एक्यूज्ड बन सकती है लॉ में? तो दिस इज द लीगल पॉइंट। सो आंसर इज यस। अब यस क्यों? देखिएगा, सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी जो है किसको डिसाइड करता है? सेक्शन 11 आईपीसी डिसाइड करता है और डिफाइन करता है पर्सन को। और पर्सन में वो दो तरह के पर्सन को डिफाइन करता है। एक होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब है ह्यूमन बीइंग। और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन और जुडिशियल पर्सन। तो यहाँ पर जो जुडिशियल पर्सन है, इट आल्सो कवर कंपनी, एसोसिएशन, यूनियन और इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन इट बिकम अ लीगल पर्सनैलिटी। क्या बन जाती है ये? लीगल पर्सनैलिटी बन जाती है। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। Now we come to know next news. Supreme Court denies bail to Sisodia in excise policy case. अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, इनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब बेल को रिजेक्ट क्यों किया गया है, अब हम पहले थोड़ा सा बेल समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं ऑफेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। ऑफेंसेस दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा, ऑफेंसेस को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो अभी यहाँ मैं जो ऑफेंसेस को क्लासिफाई कर रहा हूँ, आई एम क्लासिफाइंग द ऑफेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ बेलेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है बेलेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है। बेलेबल ऑफेंस क्या है? जिसमें बेल एज ए मैटर ऑफ राइट ली जा सकती है। तो मतलब कोर्ट आपको बेल देगा ही देगा। कोर्ट कैन नॉट डिनाई बेल टू यू। अब यहाँ पर बेल जो दी जा सकती है, इट कैन बी ग्रांटेड बाय पुलिस और बाय द कोर्ट। तो यहाँ पर बेल देने का ऑप्शन पुलिस के पास भी होता है। सेकंड होता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता। क्या नहीं होता? बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो किसी एक्यूज पर्सन को बेल दे या ना दे। तो एक्यूज पर्सन बेल को एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब बेल जो है दो तरह की, क्या तीन तरह की बेल होती है। एक होती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब है पहले पर्सन अरेस्ट होगा और अरेस्ट करने होने के बाद फिर वो उसकी रिमांड वगैरह होंगी, उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई करेगा। अब रेगुलर बेल क्या होती है? जनरली जो रेगुलर बेल एक बार मिल जाती है वो चलती है फाइनल टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल।
ट्रायल के कंक्लूजन तक चलती है, ठीक है। तो अब सेकंड बेल होती है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल, तो रेगुलर बेल से संबंधित जो प्रोविजंस है हमारे, वो 436 एंड 437, सेक्शन 436 और 437 सीआरपीसी में दिए गए, ठीक है। दूसरी होती है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल जो है वो सेक्शन 167 सीआरपीसी में दी गई है। और ये सेक्शन 167 सीआरपीसी क्या कहता है? सेक्शन 167 सीआरपीसी बात करता है डिफॉल्ट बेल की। अब डिफॉल्ट बेल कब मिलती है? तो यहाँ पर क्या है कि दो सिचुएशन है। एक तो बात पॉइंट यहाँ पर यह है कि जनरली कुछ ऑफेंसेस में पुलिस के पार्ट पर ड्यूटी है कि वो 90 डेज में उसको क्या करे, 90 डेज में उसको इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे, और कुछ मामले में 60 डेज में वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे। अब अगर पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी 90 डेज में या 60 डेज में उनको पूरा नहीं करती है, तो वो क्या होता है, वो वहां पर ये माना जाता है कि ये डिफॉल्ट बेल, तो उस एक्यूज पर्सन के राइट हो जाता है एक्यूज पर्सन के पास कि यहाँ पर सिंस डिफॉल्ट हैज बीन कमिटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, तो उस डिफॉल्ट के लिए एक्यूज पर्सन के पास राइट हो जाता है बेल लेने का। तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। थर्ड होती है हमारी एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है, ये इससे संबंधित प्रोविजन है सेक्शन 438 सीआरपीसी। और ये बेल दो ही दे सकते हैं, पहला है कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरा है कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरा है हाई कोर्ट, ठीक है। अब ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है, ये बेल मिलती है कौन से मामलों में? एंटीसिपेटरी बेल मिलती है उन मामलों में जिनमें किसी पर्सन को अब किसी केस में झूठे फंसाए जाने का डर होता है। तो मान लिया किसी पर्सन को लगा कि वो झूठा किसी केस में फंस जाएगा या उसको फंसा दिया जाएगा, तो ऐसे मामले में उसके पास राइट है कि वो बेल ले सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जनरली जो एंटीसिपेटरी बेल है वो पॉलिटिकल राइवलरी के मैटर में दी जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, इनकी रेगुलर बेल को ऑनरेबल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो सीबीआई है या ईडी है जिन्होंने इनको अरेस्ट किया है, ये जल्दी से जल्दी इनके ट्रायल को कंप्लीट करें, ठीक है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, डिटेंशन और जेल बिफोर बीइंग प्रोनाउंस्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस शुड नॉट बिकम पनिशमेंट विदाउट ट्रायल, ठीक है। तो इसका मतलब हम आप समझते हैं, इन्होंने कहा है कि देखिएगा, जो किसी पर्सन को कंक्लूजन ऑफ ट्रायल से पहले या उस केस में डिसीजन आने से पहले जो अरेस्ट करके रखा जाता है, उसका मेन पर्पज ये होता है कि वो पर्सन किसी भी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस क्रिएट ना करे। यही मेन पर्पज है। और एक स्टेटमेंट और होता है, जेल बेल इज अ रूल, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। क्या है? बेल जो है वो रूल है और जेल एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसका मतलब सभी मामलों में बेल दी जानी चाहिए और किसी भी पर्सन को बिना डिसीजन आए जेल में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी पर्सन को बिना डिसीजन आए जेल में रखा जाता है तो वो पनिशमेंट होगा। और पनिशमेंट हम किसी पर्सन को कब दे सकते हैं? पनिशमेंट हम किसी भी पर्सन को केवल तब दे सकते हैं जब उस पर्सन ने ऑफेंस करा हो। तो और ऑफेंस करा हुआ कब माना जाएगा? जब उस पर्सन का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाएगा। अगर किसी पर्सन का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, और हमने उसको पनिशमेंट दिया, तो इट विल गो अगेंस्ट द लॉ। सिमिलरली ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि मिस्टर सिसोदिया 3 महीने बाद फिर इस बिल को दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर सिसोदिया आल्सो हैज राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल को दिया गया है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 21 कहता है, क्या कहता है कि किसी भी पर्सन के राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही क्या किया जा सकता है?
लिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, जजमेंट का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1978 का डिसीजन। इस केस में ये कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी पर्सन के राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को लिया जाता है, तो वो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के द्वारा किसी पर्सन के राइट टू पर्सनल लिबर्टी को लिया जाता है, वो प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। अब जस्ट का मतलब होता है स्पीडी ट्रायल, ठीक है। तो देखिएगा, अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ये लगता है कि उसके खिलाफ उसने उसको ये लगता है किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है, तो उसके पास ये राइट है कि उस पर्सन को वो अरेस्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, बी इट पुलिस, बी इट ईडी और सीबीआई। लेकिन यहाँ पर उसके केस को बहुत लंबे समय तक बिना ट्रायल के नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज के राइट होते हैं, पॉलिट इसका एक्यूज का भी राइट होता है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का भी राइट होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन दिए हैं ऑनरेबल कोर्ट ने। नाउ, रिसर्चर्स आइडेंटिफाई ए न्यू मशरूम स्पीसीज फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो जो हमारे वेस्टर्न घाट से यहाँ पर एक मशरूम की नई उसका पता चला है, ब्रीड का, और अब इसका नाम है एट पैरोल। टर्निंग द स्पॉटलाइट वंस अगेन, researchers at the JNTB-JRI identified and described a new species belonging to the genus Candylomyces, ये नाम। तो ये मशरूम की एक नई प्रजाति मिली है वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसका नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नेम, कैंडिलोमाइसिस, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, मराठा कोटा स्किट टर्न वायलेंट एज एनसीपी ऑफिस लीडर्स होम टॉस। इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो मराठा कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, इट इज डिमांडिंग फॉर रिजर्वेशन, ठीक है। अब जो रिजर्वेशन है हमारे देश में, दो तरह से रिजर्वेशन दिया जाता है। फर्स्ट इज गिवन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये इससे डील करता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5, एंड सेकंड इज गिवन इन द गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब से डील करता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ठीक है। 16 क्लॉज 4, 4A और 4B भी डील करता है, ठीक है। ये तीन आर्टिकल इससे डील करते हैं। अब रिजर्वेशन का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो 50% हो सकता है, ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में, जिसका नाम है इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1992 का केस है। इस केस को हम बच्चों मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, वी कॉल इट मंडल कमीशन केस। इस केस में ये लिमिट डिसाइड की गई थी कि जो मैक्सिमम रिजर्वेशन है वो 50% हो सकता है और 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अभी ऑनरेबल कोर्ट ने पहले इस रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया था, बीइंग इन द वायलेशन ऑफ 50% रूल, सो लोग उसको फिर से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। नाउ, indefinite suspension from house a matter of concern, तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं राघव चड्ढा जी, और वो प्रेजेंटली राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया राज्यसभा से इंडेफिनिट पीरियड के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए। अब जब उनको एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सस्पेंशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की है, और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी पर्सन को या किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड करना, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वो पर्सन, जिस पर्सन को आप सस्पेंड करते हैं, ही रिप्रेजेंट्स वेरियस पीपल, ठीक है। अब सिंस जो हमारे राघव चड्ढा जी हैं, ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा के मेंबर में इलेक्शन
में जो वोट डालते हैं वो एमएलए डालते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिन एमएलएज ने, और एमएलए के वो वोट इलेक्शन में वोट डालते हैं डायरेक्ट पब्लिक, यानी कि इंडिविजुअल लोग डालते हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पर वोट डाली, ठीक है, ये जिन एमएलए ने वोट डाली उनको तो रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर चड्ढा, और जिन जिन लोगों ने जिन एमएलए ने वोट डाली उन एमएलए को रिप्रेजेंट करती है ये जनता, क्योंकि एमएलए के इलेक्शन में डायरेक्टली जो पीपल ऑफ इंडिया है वो वोट डालते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये अगर अगर हम किसी पर्सन को एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड करते हैं तो ये उन लोगों के राइट का भी वायलेशन होता है जो कि जिन लोगों ने उनको रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल वर्डिक्ट इस रेफरेंस में नहीं दिया, कहा इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। इलेक्टोरल बॉन्ड promote and help donate clean money to parties. Now this electoral bond बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ और क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस विद यू बट आई विल डिस्कस दिस इन ब्रीफ। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं कि देखिएगा, अभी जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये एनजीओ होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनके अपने तो पैसे होते नहीं है, तो इसलिए ये डोनेशन के आधार पर इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। तो पहले ये डोनेशन लेती हैं लोगों से, फिर इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। तो अब से पहले क्या था, अब से पहले क्या था कि जो इनसे डोनेशन पब्लिक देती थी इनको डायरेक्टली, ठीक है, तो एक तो कंपनियां इनको डोनेट करती थी, कंपनी का 7.5% था, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% डोनेट कर सकती थी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और जो लोग हैं वो भी डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते थे। लेकिन अभी इसमें चेंज हुआ है और गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रोल बॉन्ड। पहला पॉइंट तो ये है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है इसको एज अ मनी बिल पास किया गया है, ये एक पहला पॉइंट लीगल इशू है। अब हम थोड़ा सा मनी बिल के बारे में समझते हैं। देखिएगा आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मनी बिल को डिफाइन करता है, और ये आर्टिकल कहता है कि मनी बिल में वो सारे बिल होते हैं लाइक इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, रिडक्शन ऑफ टैक्स, चेंजेस इन द टैक्स, ठीक है, ये सारे जो बातें होती हैं, यानी कि टैक्स को लगाना, टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को घटाना, ये सब किसमें फॉल करते हैं, ये सब मनी बिल में फॉल करते हैं, ठीक है। अब मनी बिल के साथ कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। प्रिविलेजेस कौन से होते हैं? पहली बात तो मनी बिल हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। दूसरा पॉइंट ये है, मनी बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस होता है, तो बाद में प्रेसिडेंट इस पर पॉकेट वीटो की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट ये है कि जब क्वेश्चन ये आता है कि वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, तो यहाँ पर द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इज द फाइनल, ठीक है, तो वो फाइनल हो जाता है। तो अब सरकार ने और पार्लियामेंट ने मनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को एज ए मनी बिल वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से लोकसभा के पास कुछ स्पेशल राइट्स आ जाते हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस आ जाते हैं, और राज्यसभा की जो पावर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट ये है इसमें, क्योंकि राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 डेज के लिए डिले कर सकती है और इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकती। अगर कोई बिल अगर कोई मनी बिल राज्यसभा ने 14 डेज में पास नहीं किया, इट इज कंसीडर्ड टू बी द डीम्ड पास, इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि वो डीम्डली पास हो गया है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है इसको एज ए मनी बिल पास किया गया। सेकंड पॉइंट ये है कि अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लोग डोनेशन देते हैं उनके पास ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि एनोनिमिटी रखी जाती है, और हमको ये नहीं पता चलता कि किस लोग ने किस भी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशन दी है। तो इसको इस आधार पर चैलेंज किया गया कि ये जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a है ये हमें देता राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसमें इंक्लूड होता है राइट टू नो, जानने का अधिकार भी इसमें शामिल होता है। अब यहाँ पर इसको इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया कि जब उन लोगों की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि कौन पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी वो दे रहा है डोनेशन, तो ये राइट टू नो का वायलेशन है।
लेकिन इसको जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, इन्होंने इसको काउंटर किया है और इन्होंने कहा है कि पब्लिक के पास जो ये जो राइट टू नो है, इट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। तो इन्होंने ये कहा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया के पास कुछ भी जानने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि दिस राइट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये हमारे पास जो राइट टू नो है, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रादर इट इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पर लगती हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस पर जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, वो दी गई हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। ठीक है, और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में 8 ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। लेकिन 8 ग्राउंड कौन सी है? जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ना, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, डिफामेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ये सारे ग्राउंड्स हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने कहा कि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन इस राइट पर रेस्ट्रिक्शन तो केवल इन्हीं ग्राउंड पर लगाई जा सकती है। अब इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि यहाँ पर इन ये जो लिमिटेशन है, इनकी किसी भी लिमिटेशन में क्या इलेक्टोरल बॉन्ड फॉल करता है? इट इज सब्जेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। Biden signed order to regulate AI in US days before Sunak AI safety summit। तो बेसिकली रिसेंटली जो सुनक हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एआई सेफ्टी समिट सबमिट की थी और उन्होंने एआई को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म दिए थे। सिमिलरली बाइडेन ने भी एक ऑर्डर साइन किया है जिसमें उसने कहा है कि जो भी एआई से संबंधित कंपनीज हैं, वो सारी चीजें जो फेडरल गवर्नमेंट है यूएसए की, उसको बताएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइडेन्स ऑर्डर इन्वोक द डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट last used to give the US federal government power to direct production during the COVID-19 pandemic. Using this law, companies developing AI system will be required to notify the US federal government of technologies that have implication for US national security। तो अगर कोई भी कंपनी एआई बनाती है और उसका यूएस की नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है, या नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी से संबंधित है, या नेशनल पब्लिक हेल्थ से संबंधित है, तो इन सारे मामलों में उस एआई बनाने वाली कंपनी को यूएस फेडरेशन गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। Now we come to next news. Now FIFA bans Rubiales from football for 3 years। अब ये मिस्टर रुबेल्स कौन है? ये हैं स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट लुइस रुबेल। इनको 3 साल के लिए हटा दिया गया है और हटाने की ग्राउंड है मिसकंडक्ट। ठीक है, तो ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है, लुइस रुबेल्स। कौन है ये? स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट। इनको मिसकंडक्ट के ग्राउंड पर 3 साल के लिए हटा दिया गया है। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with the next such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.